हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है। इसमें आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो मानव शुक्राणु है इसकी संरचना के बारे में, यानी ह्यूमन जो स्पर्म है इसकी स्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है उसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए मानव शुक्राणु की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो इसके पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है। देखिए जो ल्यूवेनहॉक हैं, देखिए जिन्होंने माइक्रोस्कोप की बेसिकली खोज की थी, लेकिन यदि माइक्रोस्कोप के अलावा यदि हम बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो मानव शुक्राणु है उसकी संरचना को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसको देखा? मानव शुक्राणु को देखा। दूसरी बात क्या है कि यदि हम किसी भी पर्टिकुलर बात करते हैं मानव शुक्राणु या मानव के स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें आपको 4 भाग दिखाई देते हैं मुख्य रूप से। देखिए पहला भाग क्या है? शीर्ष भाग। दूसरा भाग है ग्रीवा भाग, ये इसको हम नेक कहते हैं। तीसरा भाग है मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। और चौथा भाग क्या होता है इसमें? टेल। तो टेल या पूंछ। अब देखिए यदि हम बात करते हैं इन भागों की तो उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो पूरा का पूरा देखिए शुक्राणु का जो शरीर होता है यह किसके द्वारा घिरा होता है? यह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो है परिबद्ध रहता है। मतलब जो संपूर्ण शुक्राणु का शरीर होता है, बॉडी होता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है, ढका हुआ होता है। देखिए सबसे पहला भाग यदि हम बात करते हैं तो शीर्ष होता है या सिर होता है या हेड। तो जो शुक्राणु का शीर्ष होता है या हेड होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि पहला भाग यही होता है। अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके शुक्राणु में जो शीर्ष भाग होता है उसमें बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। मतलब कम मात्रा में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, जिसमें एक अगुणित तथा लंबा केंद्रक पाया जाता है। और उसी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है? तो अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो शीर्ष भाग होता है यह एक कैप के द्वारा ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। बेसिकली जो केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक होता है, यह एक शीर्ष भाग में एक कैप के द्वारा ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? तो जो एक्रोसोम होता है किसी भी स्पर्म की संरचना में, तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसका निर्माण? एक्रोसोम का निर्माण। अब देखिए स्तनधारियों की या मैमल्स की यदि हम बात करते हैं तो जो भी स्तनधारी होते हैं उनके शुक्राणु में जो एक्रोसोम होते हैं तो इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का लाइसिन पदार्थ जो है स्त्रावित किया जाता है। मतलब एक स्पर्म लाइसिन जैसे हाइलोयूरोडिनेज व एक्रोसिन का स्त्रवण होता है। देखिए मुख्य रूप से 2 पदार्थों का स्त्रवण होता है, एक तो क्या स्पर्मलाइसिन और दूसरा क्या है? हाइलोयूरोडिनेज व एक्रोसिन। मतलब स्पर्मलाइसिन प्रकार के चीज़ों जैसे कि हाइलोयूरोडिनेज और एक्रोसिन का क्या होता है? स्त्रावण होता है, जो कि निषेचन के वक्त अंड झिल्लियों को घोलने का काम करता है ताकि शुक्राणु अंडे के भीतर प्रवेश कर सकें। देखिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है। जो भी स्तनधारी होते हैं उनके जो शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है उसमें जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम के द्वारा स्पर्मलाइसिन का स्त्रवण किया जाता है। और स्पर्मलाइसिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हाइलोयूरोडिनेज और एक्रोसिन। तो इनका जो है स्त्रवण किया जाता है किसके द्वारा? इनका स्रावण होता है एक्रोसोम के द्वारा। और ये क्या करते हैं कि निषेचन के वक्त जो अंड होता है अंड झिल्लियों को घोलने का काम करते हैं। मतलब स्पर्म जो है अच्छे से अंड से मिल जाए तो ये आपस में घोलने का काम करता है। तो इस प्रकार से कोई भी पर्टिकुलर जो स्पर्म का शीर्ष भाग होता है यानी कि शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसके अंदर केंद्रक होता है। और केंद्रक जो है ऊपर से एक कैप के द्वारा, कैप रूपी संरचना के द्वारा जो है ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम जो होता है इसका निर्माण गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो एक्रोसोम होता है वह स्पर्मलाइसिन का स्त्राव करता है, जो कि अंडाणु व शुक्राणु को आपस में घोलने का कार्य करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास शुक्राणु की संरचना है। इसमें हमने कहा कि देखिए ये जो शीर्ष भाग यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक का जो भाग है, ये कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। इसमें देखिए कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक केंद्रक है,
ये केंद्रक कैसा है, अगुणित केंद्रक है। और इस केंद्रक जो है, केंद्रक ऊपर से एक कैपनुमा संरचना के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और ये देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो किसके माध्यम से घिरी हुई है, तो वह प्लाज्मा झिल्ली से क्या हुई है, घिरी हुई है, संबद्ध है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो पूरी की पूरी बॉडी है शुक्राणु की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। और इसके शीर्ष भाग में एक केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, और केंद्रक जो है ऊपर से एक कैपनुमा संरचना के द्वारा घिरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम का निर्माण जो है गाल्जी बॉडी से होता है। और ये एक्रोसोम का काम क्या होता है, स्पर्म लाइसिन का स्त्राव करना, जो कि अंडाणु व शुक्राणु को आपस में घोलने का कार्य करता है। चलिए, दूसरा भाग है ग्रीवा यानी कि नेक भाग। तो नेक या गर्दन बेसिकली कह सकते हैं, मध्य भाग के पहले वाला भाग जो है। तो ग्रीवा भाग की यदि हम बात करते हैं तो एक छोटी ग्रीवा जो होती है शीर्ष व मध्य भाग के बीच में स्थित होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मध्य भाग और शीर्ष भाग, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो कौन सा भाग कहलाता है, ग्रीवा भाग कहलाता है। देखिए, इस भाग की विशेषता क्या है कि इसमें दो प्रकार के सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र जो है उपस्थित होते हैं। देखिए, दोनों प्रकार के जो तारक केंद्र होते हैं, इसमें जो पहला तारक केंद्र होता है इसको हम बोलते हैं अग्र समीपस्थ तारक केंद्र। मतलब जो पहला तारक केंद्र होगा जो कि अग्रभाग में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समीपस्थ तारक केंद्र बोलते हैं। और जो पश्च भाग में होता है सेंट्रियोल या तारक केंद्र, उसको हम क्या कहते हैं, दूरस्थ तारक केंद्र। देखिए, पहले यदि हम बात करें अग्र समीपस्थ तारक केंद्र की, तो देखिए निषेचन के वक्त क्या होता है, यह अंडे को दे दिया जाता है। मतलब निषेचन के वक्त जो है यह समीपस्थ तारक केंद्र जो है किसको दे दिया जाता है, अंडे को दे दिया जाता है। और समीपस्थ तारक केंद्र जो है युग्मनज में होने वाले प्रथम विदलन के लिए आवश्यक है। मतलब यदि अग्र समीपस्थ तारक केंद्र नहीं होगा तो जो युग्मनज या जाइगोट के बाद जो प्रथम विदलन या विभाजन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विदलन के लिए या विभाजन के लिए तारक केंद्र का या समीपस्थ तारक केंद्र का होना आवश्यक होता है। इसके बिना जो है युग्मनज में क्या नहीं होगा, विदलन या विभाजन नहीं होगा। और वैसे भी तारक केंद्र के कारण क्या होते हैं, इनमें जो है विदलन या विभाजन होता है। अब यदि हम देखिए तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो हमने देख ही लिया कि जो अग्र समीपस्थ तारक केंद्र होता है तो निषेचन के वक्त ये अंडे को दे दिया जाता है। और समीपस्थ तारक केंद्र जो है युग्मनज में होने वाले प्रथम विदलन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके अलावा देखिए पश्च की यदि बात करते हैं, यानी मतलब जो दूसरा तारक केंद्र है जो कि दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, जो पश्च भाग में उसको हम कहेंगे दूरस्थ तारक केंद्र। तो दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है यह शुक्राणु के मध्य भाग व पूंछ में स्थित अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। देखिए, मध्य भाग में और अक्षीय भाग में, मध्य भाग में और पूंछ भाग में, यानी जो मिडिल पीस होती है और जो टेल वाला भाग होता है, इन दोनों भाग में अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। मतलब एक एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है, जो किसके द्वारा होता है, तो यह दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा ही होता है। यहां पे एक चीज नोट करनी है आपको कि जो दोनों तारक केंद्र होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर ये दोनों स्थित होते हैं, चाहे वो अग्र समीपस्थ तारक केंद्र हो चाहे वो पश्च दूरस्थ तारक केंद्र हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों तारक केंद्र जो हैं, समीपस्थ और दूरस्थ दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं मध्य भाग की यानी कि मिडिल पीस की, तो मध्य भाग या मिडिल पीस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो मध्य भाग होता है, मिडिल पीस होती है, इसमें क्या होते हैं, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और लगभग यदि हम कहें तो 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया, और यह सर्पिल रूप में विन्यस्त होते हैं, स्पाइरल शेप्ड में होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी संरचना जो होती है वो स्पाइरल शेप्ड में होती है, मतलब सर्पिलाकार होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करते हैं तो इस सर्पिल वाले को हम क्या कहते हैं, नेवल कर्ण आच्छद कहते हैं। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इसमें जो सर्पिल वलय होती है उसको हम नेबन कर्ण आच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबन कर्ण आच्छद कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है मिडिल पीस में, कि मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही जो शुक्राणु होता है उसकी पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा मिलती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसको गति के लिए ऊर्जा देते हैं। मतलब जो एनर्जी का प्रमुख स्रोत होता है शुक्राणुओं के अंदर वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म का
का पावर हाउस कहते हैं, यानी शुक्राणुओं का ऊर्जा घर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बेसिकली शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। देखिए मध्य भाग में पाए जाने वाले जो अक्षीय तंतु होते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? दूरस्थ तारक केंद्र से होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो आपको मध्य भाग में क्या समझ में आया कि मध्य भाग में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को गति देते हैं और गति के लिए जो है बेसिकली एनर्जी देते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं ना, मतलब स्पर्म या शुक्राणुओं का ऊर्जा गृह कहते हैं। और मध्य भाग में पाए जाने वाले जो अक्षीय तंतु होते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जो इसको नोट डाउन करना है कि जो आधा शीर्ष होता है तथा ग्रीवा व मध्य भाग, ये मेनचेट परत द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। देखिए एक परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेनचेट परत कहते हैं। और यह मेनचेट परत जो होती है, इसके द्वारा आधा शीर्ष, मतलब शीर्ष वाला भी आधा भाग, ग्रीवा का पूरा भाग, और जो मध्य भाग होता है इसका आधा भाग, ये सभी के सभी मेनचेट परत के द्वारा क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। वो हम आपको संरचना में भी अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो मेनचेट परत होती है वो किस प्रकार से घिरी होती है। तो देखिए यहाँ पे आप स्पर्म की संरचना देख पा रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी स्पर्म की संरचना में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए ऊपर वाला भाग जो शीर्ष वाला भाग है, हेड वाला भाग है, हमने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो बॉडी होती है शुक्राणु की, वो तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। लेकिन जो शीर्ष भाग होता है, इसमें कोशिका द्रव्य में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर एक कैपनुमा संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। अब देखिए जैसे ही हम आते हैं ग्रीवा भाग में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो भाग है ये ग्रीवा भाग कहलाता है, नेक वाला भाग कहलाता है। ग्रीवा भाग में आपको क्या देखना है कि दो तारक केंद्र स्थित होते हैं। दो तारक केंद्र में से देखिए एक तो तारक केंद्र होता है समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं। और देखिए यही दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है, आगे चल के देखिए जो अक्षीय तंतु होता है, बेसिकली जो अक्षीय तंतु आपको यहाँ पे दिखाया गया है, अक्षीय तंतु आपको पूंछ वाले भाग में दिखाया गया है, लेकिन ये जो अक्षीय तंतु होता है ना, ये मध्य भाग में भी पाया जाता है। तो मध्य भाग में ये जो अक्षीय तंतु है, ये मध्य भाग से लेकर के पूंछ भाग तक फैला हुआ होता है। तो जो अक्षीय तंतु होता है, इसका निर्माण कहां से होता है? दूरस्थ तारक केंद्र से होता है, जो कि समीपस्थ तारक केंद्र से 90 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। मिडिल भाग में, मध्य भाग में हमने क्या कहा आपको कि क्या परत, इसमें आपको हमने एक चीज क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो मध्य भाग में तो क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ग्रीवा भाग में क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र पाए जाते हैं। और कितने तारक केंद्र? 2 तारक केंद्र, एक है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र। वहीं इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मध्य भाग की, मिडिल पीस की, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि शुक्राणुओं को गति के लिए क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। और मध्य भाग में आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जो शीर्ष भाग का आधा भाग है, मतलब यहां से देखिए, यहां से शीर्ष भाग का जो थोड़ा सा भाग है, ग्रीवा भाग पूरा का पूरा, और ये जो मध्य भाग है, ये देखिए मतलब चारों तरफ से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परत है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको एक लेयर दिखाई दे रही है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? मेनचेट लेयर। तो यही मेनचेट लेयर जो है मध्य भाग में, आधे शीर्ष भाग में और ग्रीवा भाग में क्या होती है? फैली हुई होती है। अब इसके बाद जो एक आखिरी भाग है वो है पूंछ या टेल। पूंछ या टेल भाग की यदि हम बात करते हैं तो पूंछ में देखिए केंद्रीय अक्षीय तंतु पाया जाता है, जो कम मात्रा में कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा रहता है। वह इसके चारों तरफ बाहें आच्छाद के रूप में कोशिका झिल्ली भी क्या होती है? पाई जाती है। और बेसिकली जो शुक्राणु होते हैं, ये पूंछ की मदद से ही क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये पूंछ की मदद से ही 1.5 से लेकर के 3 mm प्रति मिनट की रफ्तार से क्या करते हैं? ये गति करते हैं। तो 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक ये क्या करते हैं? प्रति मिनट की रफ्तार से जो है गति करते हैं। बेसिकली यदि हम बात करते हैं सामान्य निषेचन के लिए, तो एक सामान्य निषेचन के लिए कम से कम 60% शुक्राणु जो है सामान्य आकार व आमाप के होने चाहिए। मतलब 60% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जिनके आमाप और आकार, मतलब साइज और शेप जो है इनके बराबर होने चाहिए। वह लगभग 40% शुक्राणुओं में तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, और 40% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जिनमें कि तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। अगर तीव्र गतिशीलता नहीं है तो वो सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और एक को फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाएंगे। तो
कुल मिलाकर के जो पूंछ वाला टेल वाला रीजन होता है, इसमें क्या पाया जाता है, बेसिकली पूंछ जो है क्या करती है, इसकी सहायता से ही शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। और इसमें आपको यह ध्यान देना है कि एक सामान्य निषेचन के लिए कम से कम 60% शुक्राणुओं को एक समान आकार व माप के होने चाहिए और लगभग 40% शुक्राणुओं को तीव्र गतिशीलता युक्त होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि जो शुक्राणु की संरचना होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि शुक्राणु की संरचना में, शुक्राणु की संरचना जो होती है पूरे चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है। और इसमें कोशिका द्रव्य होता है। देखिए पहला भाग जो है सिर वाला भाग होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर एक केंद्रक होता है जो कि कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। और इसके ऊपर जो है एक कैपनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, गाल्जी बॉडी से होता है। और हमने एक्रोसोम के बारे में क्या बताया कि यह स्पर्म लाइसिन का स्त्राव करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, बेसिकली स्पर्म लाइसिन के स्त्राव के द्वारा ही इनमें जानते हैं क्या होता है, जो अंड व मादा युग्मक होते हैं इनको आपस में घोलने का काम होता है किसका, स्पर्म लाइसिन युक्त पदार्थों का। अब देखिए इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो ग्रीवा भाग होता है, ग्रीवा भाग में आपको देखना है कि दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। देखिए एक तारक केंद्र तो ये है पास वाला और दूसरा क्या है, दूर वाला। अग्रभाग में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र, और जो पश्च भाग में है इसको हम बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र जो है और दूरस्थ तारक केंद्र ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से देख सकते हैं अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है, और ये अक्षीय तंतु जो होती हैं ये कहाँ से लेकर के, तो ये मध्य भाग से लेकर के पूंछ भाग तक पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक मेनचेट परत होती है। मेनचेट परत जो होती है यह मुख्य रूप से जानते हैं क्या काम करती है, तो यह आधा शीर्ष भाग, ग्रीवा भाग और मध्य भाग को घेरे हुए होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मध्य भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि शुक्राणुओं को गति करने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। और फिर चौथे भाग में जैसे ही आप आते हैं तो अक्षीय तंतुओं का निर्माण इसमें भी रहता है, और अक्षीय तंतुओं के चारों ओर जो है देख सकते हैं ये जो पूंछ वाला भाग होता है, पूंछ का काम होता है गति प्रदान करना। मतलब जो गति होती है शुक्राणुओं में वो पूंछ के कारण ही होती है। तो पूंछ के कारण ही शुक्राणु जो होते हैं वो 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक की स्पीड से, प्रति मिनट की स्पीड से चलते हैं। तो इस प्रकार से एक शुक्राणु या स्पर्म की संरचना दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।